and theca interna both are formed by cortex of the ovary, cortex of the ovary, ओवरी के कॉर्टेक्स के द्वारा इस थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना का फॉर्मेशन होता है। और आपको याद होगा कि ओवरी के अंदर में अगर हम यहाँ पर दिखला रहे हैं ओवरी का सरफेस फटा हुआ है, इसका मीन्स है कि इस सरफेस से एग रिलीज हो चुका है। जहाँ कहीं भी हम ऐसा दिखलाएंगे स्कार मार्क, ये स्कार मार्क इंडिकेट करेगा कि यहाँ से एग क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। और जब एग रिलीज होगा ओवरी के सरफेस से, तो आपको पता है कि वो रिलीज हो करके ये ओवरी है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये है ओवरी। और ओवरी में 4 लेयर्स हम आपको दिखला चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम की और उसके आगे की बात कर रहे हैं। सपोज ये स्कार मार्क है, स्कार मार्क इंडिकेट कर रहा है एग रिलीज। यहाँ से क्या हो चुका है, एग रिलीज हो चुका है इन सेकेंडरी ओसाइट स्टेज। ये सब आपको याद रखना होगा, एग कब रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में एग रिलीज हो जाता है। और आपको दिखलाए थे कि जो एग रिलीज होता है उस एग में लेयर्स आपको हम दिखला चुके हैं कि कितने लेयर के साथ ये रिलीज हो जाता है। कोरोना रेडिएटा, जोना पैलुसिडा, ये सब लेयर्स होते हैं जो इसके चारों तरफ से होगा। जैसे ही एग रिलीज होगा तो वो चला जाएगा किसके अंदर, तो याद कीजिए ये रिलीज्ड एग जो सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी के रूप में यहाँ पर मिलेगा। जेडपी मीन्स जोना पैलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, सीआर मीन्स कोरोना रेडिएटा। और बाहर से जो सेल्स है यह है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, यह है सेकेंडरी ओसाइट और यह है फर्स्ट पोलर बॉडी जो हम आपको दिखला रहे हैं। अंदर में एक रिलीज होने के बाद जो बच गया है वो एक्चुअली कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम है। जो रिलीज्ड एग है, ये रिलीज्ड एग कहाँ जाएगा, तो आपको बता चुके थे फैलोपियन ट्यूब में। ये रिलीज्ड एग कहाँ मिलेगा, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में मिलेगा, जो ओवरी सरफेस से इसको कैच कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा। कॉर्पस ल्यूटियम येलो होता है, ये आपको पता है। और ये भी दर्शाए थे कि कॉर्पस ल्यूटियम अपने में से प्रोजेस्टेरॉन को ज़्यादा और एस्ट्रोजन को कम रिलीज़ करता है, मोर लेस। इसके अलावा ये एक्टिविन या इनहिबिन को रिलीज कर सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनहिबिन को कब रिलीज करेगा और एक्टिविन को कब रिलीज करेगा। तो इनहिबिन और एक्टिविन जो रिलीज होगा वो डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम यहाँ लिखते हैं नो फर्टिलाइजेशन, जो एग रिलीज हो गया है, जो जा चुका है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे ड्राई होगा और ये कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा, ड्राई कर जाएगा, ये सूख जाएगा, वाइट हो जाएगा ये। और आप इसको कहेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। ये वाइट हो जाएगा। इसका कलर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम का, ये इंडिकेट करेगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है।
और अगर ये येलो रह गया इसका मीन्स है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ये आपको सिग्नल मिलेगा। अब है कि एक्टिविन और इनहिबिन कब काम करेगा। तो देखिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ़ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ़ नो फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में जो रिलीज्ड एग गया है, नो फर्टिलाइजेशन ऑफ रिलीज्ड एग इन एम्पला ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट में अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, एक्टिविन रिलीज होगा कब और इनहिबिन होगा रिलीज कब, ये इसी के बारे में हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। इफ़ नो फर्टिलाइजेशन ऑफ रिलीज्ड एग इन एम्पला ऑफ ओविडक्ट देन activin released and activate hypothalamus for gonadotropin secretion, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक तरह से कहेंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीशन, इसको ये रिलीज कर देगा। कॉर्पस ल्यूटियम अपने में से एक्टिविन को रिलीज कर देगा कि जाकर के वो सूचना दे दे हाइपोथैलेमस को कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए आप फिर से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर छोड़ करके पिट्यूटरी को क्या कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, और तब पिट्यूटरी एक्टिवेट होगा, फिर अपने में से वो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होगा, इफ़ देयर इज फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग, अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, fertilization of an released egg, then inhibin get released and stop or stop activity of hypothalamus, stop or inhibit hypothalamus for GnRF secretion। आपको याद है GnRF गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर होता है, एंड पिट्यूटरी फॉर गोनाडोट्रोपिन FSH प्लस LH सेक्रीशन, जो गोनाडोट्रोपिन कहलाता है। गोनाडोट्रोपिन सेक्रीशन इसको निकलने से क्या कर देगा, रोक देगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम तब तक फंक्शन करता रहेगा जब तक कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से समझ लेना होगा। देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, इफ़ देयर इज फर्टिलाइजेशन या इफ रिलीज्ड एग गेट फर्टिलाइज्ड या व्हेन रिलीज्ड एग गेट फर्टिलाइज्ड, आपको याद है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा रिलीज एग का, देन कॉर्पस ल्यूटियम
secretion of progesterone is maintained by LH first. LH और LH के बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस पर फर्टिलाइज्ड एग का, तो उसके बाद आप HCG हार्मोन का नाम सुने होंगे, LH फर्स्ट एंड HCG सेकेंड टिल प्लासेंटा फॉर्मेशन। हम आपको बताएंगे HCG के बारे में। HCG जो है ये कहलाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का सेक्रीशन जो है कौन करता है, तो क्या आंसर होगा? पहली बार ये जब इम्प्लांटेशन की बारी आती है तो उस समय में इसको रिलीज़ किया जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के द्वारा और बाद में प्लासेंटा के द्वारा, सेक्रेटेड बाय बोथ ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होता है वो इसको सेक्रेट करता है, जो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है एक तरह से एक्स्ट्रा। ये सब बाद में पढ़ेंगे आप, जब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड प्लासेंटा, और बाद में प्लासेंटा सेक्रेट करेगा। तो जब खुद प्लासेंटा बन जाएगा तब HCG का सेक्रीशन ऑलरेडी प्लासेंटा से होने लगेगा और प्लासेंटा से बच्चे को नरिशमेंट मिलने लगेगा। लेकिन शुरू में LH हार्मोन ही इस कॉर्पस ल्यूटियम को फ्रेश करके रखेगा कि वो अपने में से प्रोजेस्टेरॉन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज कर सके। और जब बच्चा इम्प्लांट कर जाएगा, जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो HCG का सेक्रीशन ट्रोफोब्लास्ट यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन करने लगेगा और बाद में खुद प्लासेंटा करने लगेगा। तो हम लोग इस बात को समझ रहे हैं यहाँ ऐसे। अब आपको देखना होगा कि प्लासेंटा भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। तो हम लोग ज़रा देख लें प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पर क्या रोल है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा। देखिए रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ कहाँ से आएगा, तो पहले आएगा फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, Cl का मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम, एंड लेटर ऑन बाद में आएगा फ्रॉम प्लासेंटा इसको रिलीज करेगा। इसका काम है मेंटेन प्रेगनेंसी by inhibiting movement of यूट्रस का मूवमेंट घटा देता है और जिससे कि एबॉर्शन ना हो। तो पर्पस है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाए, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ज़रूरत है और इसका काम है यूट्रस के मूवमेंट को रोक देना ताकि बच्चा को यूट्रस से एक्सपेल्ड आउट न किया जाए या फीटस को एक्सपेल्ड आउट ना किया जाए या एम्ब्रियो को एक्सपेल्ड आउट ना किया जाए। दूसरा है इनहिबिट हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर देगा फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर सेक्रीशन।
and pituitary for anterior pituitary gland for FSH plus LH secretion। और आपको याद है कि जब FSH और LH का सेक्रीशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ग्राफ्सन फॉलिकल होता है वो रुक जाएगा। स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्सन फॉलिकल, ग्राफ्सन फॉलिकल का बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और याद कीजिए जब ग्राफ्सन फॉलिकल का बनना अगर बंद हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनना फिर बंद हो जाएगा। पिट्यूटरी से FSH और LH का सेक्रीशन घटेगा। तो आपको याद है कि जैसे ही FSH का लेवल घट जाएगा या LH का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये जो लिखा हुआ है ये स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्सन फॉलिकल, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये सब चेंज देखने को मिलेगा आपको जिस समय में एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी, उस समय में जब उसके एग क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब फिर हम आगे की बात करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि दो ओवरी, टू ओवरी, वन ओवरी की बात कर रहे थे हम लोग। तो वन ओवरी में हम आपको बताए थे हम प्यूबर्टी एज की बात कर रहे हैं। प्यूबर्टी एज पर आकर के हम आपको बताए थे कि वन ओवरी में आपको मिलेंगे 60,000 से लेकर के 60,000 टू 80,000 ग्राफ्सन फॉलिकल, इतने मिल सकते हैं फॉलिकल्स। ग्राफ्सन फॉलिकल का मतलब है कि जो मैच्योर्ड ग्राफ्सन फॉलिकल है वो नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल जो हम लोग बोलते हैं वो सब मिल सकता है। इसमें से आपको याद होगा कि जब हम दो ओवरी, दोनों ओवरी के बारे में बात करते हैं, टू ओवरीज, दो ओवरी के बारे में बात करेंगे तो इसको हम डबल कर लेंगे, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 160, इतना फॉलिकल्स। लेकिन आपको हम बताए थे कि दोनों ओवरी एक तो फंक्शन बारी बारी से करता है, अल्टरनेट फंक्शन करता है, फंक्शन अल्टरनेटली। फंक्शन अल्टरनेटली का मतलब होता है कि एक महीने में, यानी कि अगर जनवरी के महीने में राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो फरवरी में आकर के लेफ़्ट ओवरी से रिलीज होगा, फिर मार्च में फिर राइट ओवरी से होगा, अप्रैल में आके फिर से लेफ़्ट ओवरी का होगा। यानी अल्टरनेट मंथ में ओवरी फंक्शन होंगे और एग रिलीज करेंगे। और ये दोनों ओवरी मिल करके आपको बताए थे कि रफली 450 केवल एग्स रिलीज होगा, रिलीज्ड फ्रॉम मिनार्की टू मेनोपॉज। ये आपको समझाए थे हम। जिस दिन से फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, वो मिनार्की होगा टू मेनोपॉज। लास्ट मेंस, जिस दिन मेंस बंद हो जाएगा फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, मेनोपॉज। इतना ही एग रिलीज होगा। तो क्वेश्चन होता है कि जब इतने सारे थे फॉलिकल्स तो इतने ही एग क्यों रिलीज हुए? ये इंडिकेट करता है कि उसका क्या हो गया, उसकी बर्बादी हो गई। यहाँ जो हम लोग ग्राफ्सन फॉलिकल वर्ड लिख रहे हैं, आप यहाँ पर सही मीन समझेंगे प्राइमरी फॉलिकल के बारे में, सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में। हम टर्सरी फॉलिकल या मैच्योर ग्राफ्सन फॉलिकल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फॉलिकल्स बर्बाद हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे अदर फॉलिकल्स बर्बाद हो जाते हैं, अदर फॉलिकल्स गेट डीजनरेटेड, बर्बाद हो जाते हैं, गेट डीजनरेटेड, जिसको कहेंगे आप एट्रेटिक फॉलिकल्स।
मेथड को हम आपको बता चुके हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहा जाता है। जो फॉलिकल्स बर्बाद हो जाएंगे वो एट्रेटिक फॉलिकल्स कहलाएंगे, और मेथड को कहेंगे आप फॉलिकुलर एट्रेसिया, जो आपको हम पहले से बता चुके हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि 1 ईयर में देखिए 1 ईयर में 12 मंथ्स आते हैं, तो 12 मंथ्स में से अल्टरनेट अगर देखेंगे तो 6 मंथ्स अगर राइट ओवरी एक्टिव होगा तो 6 मंथ्स लेफ़्ट ओवरी एक्टिव होगा। इसलिए अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि 1 साल में 1 ईयर में एक ओवरी कितना एग रिलीज़ करता है, तो आंसर सिर्फ 6 होगा, आंसर 12 कभी नहीं होगा, ये आपको ख्याल रखना है। और एक फीमेल अपने लाइफ टाइम में, रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में, मिनार्की से मेनोपॉज तक के लाइफ टाइम में कितना एग रिलीज कर सकती है, तो अप्रॉक्स 450 या 500 से तक के आंसर को ही आप राइट करेंगे। उससे ज़्यादा आंसर सही नहीं होगा, या उससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो 450 से 500 के लगभग का रेंज आपको एक तरह से समझ के चलना है कि आंसर हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे फीमेल में जो ओवरी में जो हो रहा था प्रोसेस, उसको हम लोग देखें। तो ओवरी में हमको क्या मिला, तो ओवरी में आपको मिला है एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। और मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हुआ है LH के एक्शन से, तो ये बन गया है कॉर्पस ल्यूटियम। ये दोनों कॉर्पस ल्यूटियम या मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल आपको बताए थे, इससे एस्ट्रोजन निकलता है, और इससे निकलता है प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, और प्लस याद कीजिए एक्टिविन एंड इनहिबिन, दोनों में से कोई एक रिलीज होता है। ये हम आपको बताए हैं, कॉर्पस ल्यूटियम की बात हो रही है। ये दोनों ओवरी में, ओवरी एक एंडोक्राइन पार्ट के बारे में बात किया जाए कि ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो उसके एंडोक्राइन पार्ट यही दोनों हैं, और दोनों को कहेंगे आप टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। कॉर्पस ल्यूटियम पर सवाल आ चुका है कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा, यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्या ओवरी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है या एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो आंसर है यस। उसके टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होते हैं, तो आप ग्राफियन फॉलिकल या फिर आप मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या आप कॉर्पस ल्यूटियम को आप आंसर कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बार बार चलता रहता है, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो हाई प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो उसके प्रेगनेंसी को भी क्या करता है, रोक देता है, क्योंकि FSH LH यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कोई भी काम नहीं करता है। तो आपको समझना है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम से जब कॉर्पस एल्विकेंस बन जाता है, नो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एक का, तो ये कॉर्पस एल्विकेंस में चेंज कर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल करता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, गिरेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर से हाइपोथैलेमस या कहिए एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों एक्टिवेटेड होगा, और हाइपोथैलेमस अपने में से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को छोड़ेगा। हाइपोथैलेमस अपने में से क्या छोड़ेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को, और एंटीरियर पिट्यूटरी अपने में से क्या रिलीज करेगा, तो आंसर हो जाएगा FSH और LH को। और फिर से एक बार क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, स्टार्टेड। लेकिन अगर सोचिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ हम लिख रहे हैं फर्टिलाइजेशन हो गया। अब तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्विकेंस में चेंज नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तो ये सब कोई भी एक्शन नहीं लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, GnRF या यहाँ पर FSH LH सब का लेवल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। हम डाउनवर्ड एरो लगा रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि सबका लेवल क्या होता जाएगा, फॉल होता जाएगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाएगा, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई मीन नो मेंस। तो सोचिए अगर एक मैरिड फीमेल है और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर गया, नहीं हुआ, तो ज़्यादा चांस है कि वो ऑलरेडी उसके बॉडी के अंदर एक फर्टिलाइज हो चुका है, यानी वो एक तरह से कहिए कंसीव कर चुकी है, यानी कि वो अब माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात को ये सलाह देता है।
और इसका पता आप कैसे करते हैं? तो आंसर है यूरिन का टेस्ट करके। हम लोग जानते हैं टेस्ट करते हैं, एलिजा टेस्ट के अंतर्गत आता है एचसीजी किट, और एचसीजी किट का यूरिन डाल करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि अगर एचसीजी मौजूद है यूरिन में, इसका मीन्स है कि फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, क्योंकि एचसीजी तभी निकलेगा जब एग फर्टिलाइज हो जाएंगे और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगा।